हेलो एवरीवन, चलिए हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इस लेक्चर में देखेंगे कि पूरी तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सीख लिया है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखने के बाद और हमें क्या जानने की ज़रूरत है, आइए देखते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आखिर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आइए समझते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस कहने का मतलब है कि ये हमें हेल्प करता है बेटा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे देख करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसी है, कौन कैसा रिएक्ट करेगा, ये हम देख सकते हैं। तो ये बहुत हेल्प करता है और भी ना जाने कितने ज़्यादा इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, बट अभी मैं फिलहाल आपको फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिख दे। ओके, so it helps to understand the chemical reactivity ठीक है of the एलिमेंट, यानी कि कौन एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, ये यहां से आइडिया मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें ये आइडिया जरूर मिल जाता है। तो केमिकल के रिएक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि कोई नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है ना। यानी कि मान लीजिए नोबल गैसेस है ना, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस का क्या होता है बेटा कि जितने भी सबसेल होते हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ होता है। जब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं उनके ऑर्बिटल, उनके सबसेल, तो ये क्यों पार्टिसिपेट करेगा, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये क्या होते हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि किसी से रिएक्शन नहीं करेंगे। नोबल गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, है ना, इस तरीके से क्रिप्टॉन, ये सब कुछ रिएक्शन कभी नहीं करते। ये लोग रिएक्शन नहीं करते हैं बेटा। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट सेल है ना, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड है ना, पूरी तरीके से भरा हुआ है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखिए तो लास्ट में आप देखेंगे कि सब के सब ऑर्बिटल इसके पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, जिसके कारण ये कभी भी रिएक्शन नहीं करता है। सो अनरिएक्टिव कहलाता है। तो हमें पता चला ना कि ये केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताया कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चला कि पूरा फुल है तो अनरिएक्टिव है। अच्छा, तो थर्ड कंडीशन हम देख लेते हैं कि अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, मान लीजिए कि कोई भी एलिमेंट आपने लिया है ना, तो उसका आउटर मोस्ट सेल अगर कंप्लीटली फिल्ड नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन the outermost cell of an atom is not completely बोलो बेटा क्या बोलेंगे, नॉट कंप्लीटली फिल्ड, अगर पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं है। ठीक है, पूरी तरीके से भरा हुआ नहीं, नॉट कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, देन क्या करेगा, इसको हम बोलेंगे ये रिएक्टिव होगा। इसको क्या बोलेंगे, रिएक्टिव होगा। यानी कि सिंपल सा मीनिंग है बेटा। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूं तो जो यहां पे पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस जो होते हैं बेटा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि इनके कंप्लीटली फिल्ड होता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और ये अनरिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं करते। अब सोचिए इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है वो हर एक एलिमेंट यही चाहता है कि मैं भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाऊं। और अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से चाहता है कि मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाऊं, तो जिसके आउटर मोस्ट सेल में
कंप्लीट नहीं है इलेक्ट्रॉन, नॉट कंप्लीटली फिल्ड, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं भरा हुआ है, वो चाहता है कि मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह अपना इलेक्ट्रॉन भर लूं, ठीक है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिव होना पड़ेगा। रिएक्टिव कहने का मतलब क्या है कि या तो वो इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा या फिर शेयर करना पड़ेगा। दो तरीके से ये कर सकता है बेटा, दो इसके पास प्रोसेस है जिसके थ्रू ये अपने स्टेबिलिटी को रख सकता है, ये स्टेबिलिटी को अपना बनाए रख सकता है, ठीक है। तो यहां पे हम कह सकते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बता दूं कि कैसे आखिर कोई अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकता है। तो एन एटम कैन गेट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हर कोई चाहता है बेटा, हर कोई चाहता है कि मैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लूं, है ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लूं। तो कैसे हम यहां पे कर सकते हैं? तो ये तीन रास्ते हैं, है ना, 3 वेज, जिसके थ्रू आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट रास्ता जो है बेटा, आप या तो बाय लूजिंग व्हाट, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन को लूज करिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए बेटा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, सोडियम है और सोडियम चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह आ जाऊं। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे बेटा, तो ऐसा लिखोगे 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1 लिखोगे। तो ये क्या है, अगर देखो ये लूज करेगा तो नोबल गैस में पहुंच जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किसका है, सोचिए तो, p6 का कॉन्फ़िगरेशन किसका है, नियॉन का है। तो सोचिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद सोडियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाएगा। इसीलिए बहुत लोग ऐसे भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकते हैं बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब जाकर वो पहुंचेगा। एल्यूमिनियम जब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब जाकर के वो पहुंचेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, है ना। तो ये है आपको पहला तरीका जो पहुंचा जा सकता है। और बाय गेनिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन अभी, 17 इलेक्ट्रॉन है। आप लिख करके देखिए 17 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 8, जब 1s2 2s2 2p6 करोगे तो ये लिख पाओगे के सेल में कितना है, एल सेल में कितना है, 2 8 7 हो जाएगा। यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन और ये गेन कर लेगा तो 8 बन जाएगा, यानी कि ये गेन करेगा तब जाकर के, यानी कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच जाएगा। अगर हम उसी तरीके से बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन को, अभी तो 7 है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन को अगर ये गेन कर लेगा तो नियॉन में पहुंच जाएगा बाय गेनिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉन को गेन करके यहां पे स्टेबिलिटी को पाते हैं, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि ये समझ लो कि पीरियोडिक टेबल में डॉक्टर और इंजीनियर, स्टेबल डॉक्टर एंड इंजीनियर नोबल गैसेस होते हैं। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट यही चाहता है कि हम भी नोबल गैस की तरह बन जाए, यानी कि डॉक्टर इंजीनियर हम भी बन जाए, तो हमारा भी काम हो जाएगा भैया, हम भी स्टेबल हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है कि आप कैसे कैसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकते हो, कैसे आप भी डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो पीरियोडिक टेबल का। तो ये एक तरीका है कि पहला तरीका लूज करिए इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से ज्यादा, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है उस तरीके से लूज करिए। हो सकता है कि गेन करिए इलेक्ट्रॉन, जिसको जैसा रिक्वायरमेंट है उतना गेन करिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पहुंचने के लिए। और जो थर्ड वन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर आप शेयर करते हैं तब भी एक दूसरे एटम से, अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तब भी आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, तो कार्बन कभी भी डोनेट नहीं कर सकता और लूज नहीं कर सकता, तो मैं क्या करता हूं, शेयर करा देता हूं इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरीके से शेयरिंग करा देंगे, ऐसा करके हाइड्रोजन बना लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो किस तरीके से शेयरिंग होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए शेयरिंग कुछ इस तरीके से हुई है बेटा यहाँ पे, कि कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए,
और आउटर मोस्ट सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है अपना कार्बन का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऐसा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे की, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ उसका हमने कह दिया। अब देखिए ये हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, इधर एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऐसा, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन मिलाकर के ऐसे बॉन्ड बना लिया। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा, यहाँ पे ये शेयर किए हैं इलेक्ट्रॉन। इससे क्या फायदा हुआ है, तो देखिए हर एक हाइड्रोजन हीलियम के कॉन्फ़िगरेशन में चला गया है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया इस हाइड्रोजन का, हर एक हाइड्रोजन किस में चला गया बेटा, हीलियम में चला गया। देख लो 2-2 इलेक्ट्रॉन सबके पास है, मतलब ये हीलियम में चला गया हर एक हाइड्रोजन। अब कार्बन जो है, कार्बन किस में चला गया देख लो, तो कार्बन को आप देखेंगे तो ये कार्बन को पूरा इलेक्ट्रॉन काउंट कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जब शेयर किया है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन दोनों जन काउंट करेंगे। तो जो ग्रीन वाला जो मैंने सर्कल किया है वो कार्बन के लिए वो सर्कल है। तो कार्बन का देख लो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 रेड कलर में 4 ब्लू कलर में, लेकिन हाइड्रोजन के देख लो 4 यहाँ पे 2-2 दिखेंगे हीलियम का। तो इस तरीके से शेयर करके वो क्या कर सकता है, यहाँ पे एक्वायर कर सकता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। जिस तरीके से कार्बन ने नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, और उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन ने किसका एक्वायर कर लिया, हीलियम का। तो स्टेबिलिटी को पा लेता है बेटा, तो स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है आउटर मोस्ट सेल में, जो कि स्टेबल है ना। 4 बॉन्ड है यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो स्टेबल हो जाएगा ये। ओके, तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी स्टेबिलिटी पाई जा सकती है। तो ये होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का जलवा, यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ही पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ये चाहते हैं कि हम भी स्टेबल हो जाएं, तो इसी के कारण वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो चलिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं कि कैसा दिखता है पीरियोडिक टेबल। ये आप देख सकते हैं बेटा, ये पीरियोडिक टेबल है अपना। यहाँ पे इस पीरियोडिक टेबल को देखिए थोड़ा सा गौर से, है ना। 1 मिनट, यस दिस वन। तो ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। देखिए ये वाला क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये बहुत इजी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड OG, यानी कि अनअनॉक्टियम लास्ट में हम लिख सकते हैं उसको। तो दीज आर द नोबल गैसेस। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये हैं नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल के, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो इधर बच गए हैं, ये जितने भी एलिमेंट इधर इधर दिख रहे हैं आपको सब कुछ, ये सारे एलिमेंट ये जो दिख रहे हैं इधर साइड में, ठीक है, ये सभी कोई चाहते हैं कि हम भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बन जाएं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो जैसे नाइट्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा तो पहुंच जाएगा नियॉन में, तो ये स्टेबिलिटी को पा लेगा। उसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो पहुंच जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से फ्लोरीन है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नियॉन में पहुंच जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए सोडियम है तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना ज्यादा बेहतर समझेगा ना, क्योंकि गेन करना रहा तो इसको बहुत गेन करना पड़ेगा तब जाके पहुंचेगा आर्गोन में, ठीक है। लेकिन 1 ही डोनेट करेगा तो पहुंच जाएगा नियॉन में। तो जिसको जैसा आसान पड़ता है वैसा वो करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने की होड़ लगी हुई होती है। दैट इज द हेडिंग सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही बेहतर था किसका बेटा, इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था, जिसके कारण हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये स्टेबल थे और सभी को स्टेबिलिटी को ही पाना चाहता है। तो स्टेबिलिटी को भैया पाना है तो ये 3 प्रोसेस फॉलो करिए तो आप भी स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम आगे मूव करते हैं, दैट इज वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है बेटा कि वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। देखिए कोई भी एलिमेंट लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एलिमेंट लिख लीजिए। मैं कहता हूं कि आप मुझे बताइए कि हेडिंग पहले लिख देता हूं, वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये है, आपको हेडिंग यही है, वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको ये बताना है, मैंने क्या बताया था कि कभी भी कोई एटम रहता है तो उसको सेल वाइज अरेंज करिए, और सेल वाइज अरेंज करेंगे तो जो आउटर मोस्ट सेल रहता है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं, ठीक है।
और एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे, ठीक है, उसको भी बताऊंगा कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बच जाता है ना, द रिमाइंडर ऑफ द एटम दैट इज द न्यूक्लियस एंड द अदर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोर इलेक्ट्रॉन। सब चीज बताऊंगा, एक एक चीज करके सब कुछ बड़े डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। तो चलिए मैं कोई भी एलिमेंट रैंडमली ले लेता हूं। मैं बोलता हूं कि आप एक एलिमेंट ले लीजिए सल्फर। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है। चलिए इसके लिए मुझे बताइए कि सर वैलेंस सेल इसका क्या होगा। तो सल्फर का वैलेंस सेल अगर हम देखना चाहें बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए, शॉर्ट में लॉन्ग में जैसा लिखना लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लॉन्ग में ही लिख के दिखा देता हूँ। 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 एंड देन 3p4। आप देख लीजिए, काउंटिंग करके हो जाएगा। मुझे एक्सपीरियंस है, मैं लिख लेता हूँ। 4 और 6 10, 10 2 12, 12 4 16। अब सेल वाइज अरेंज कीजिए। देखिए सेल वाइज कहने का मतलब क्या, सेल क्या होता है, ये फर्स्ट वाला सेल है तो ये एक जगह हो गया। ये देखो 2 और यहाँ 2 लिखा है, यानी कि ये दोनों सेकंड सेल में है, ये थर्ड सेल में दोनों है, क्योंकि यहाँ थर्ड सेल है, यहाँ भी थर्ड सेल है। तो ऐसे कैसे बनाएंगे, यहाँ पे के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा, बोलो 2। एल सेल में कितना हो गया, बोलो 8। और एम सेल में कितना हो गया, 6। इसका डायग्राम बनाते हैं। चलो, ये न्यूक्लियस है अपना, ये वाला न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल, ठीक है। तो ऐसा करके आपने सेल बना दिए। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहता हूं, तो के सेल में यानी कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2। मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, है ना। आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं ऐसे करके, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। यहाँ पे सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप चाहें तो दिखा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दिखा सकते हैं। एंड एम सेल में 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इसमें 8 है। तो ऐसे करके आप भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर मोस्ट सेल, यानी कि ये जो आउटर मोस्ट सेल, सेल किसको कहते हैं बेटा, जो सर्कल आपको दिख रहा है ये सेल है, ये फर्स्ट सेल है ये वाला, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है। तो आउटर मोस्ट सेल सबसे बाहर में कौन दिख रहा है, यही वाला। तो दिस सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, वैलेंस सेल। इसी को बेटा हम वैलेंस सेल कहते हैं। और इस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी को तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6 होगा। ये पूरा का पूरा आउटर मोस्ट सेल है बेटा, थर्ड सेल है ना। देखो ये भी थर्ड सेल है, ये भी थर्ड सेल है, तो यहाँ पे थर्ड सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी अपना 6 आ जाएगा। क्या आप मुझे ये बता पाएंगे कि बताइए कि मुझे कॉपर के पास, है ना, कॉपर दैट इज 29 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वेरी इजी। मैं अगेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद क्या करते हैं, तो डिसाइड कर देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 3d10। ऐसे आपने सेल वाइज लिखना है। फिर मैंने कहा था कि ये तो अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया, अब इसे रीअरेंज करिए, क्योंकि जब तक रीअरेंज नहीं करेंगे तो सेल वाइज कैसे होगा। तो ये रीअरेंज कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 देन 3s2 3p6 एंड देन 3d10 एंड देन हो जाएगा 4s1। अब सेल वाइज अरेंज कर लीजिए, बड़ा इजी है। तो सेल वाइज कैसे करेंगे सर, तो देखिए सेल वाइज फर्स्ट सेल ये हो गया, ये 1 है यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट सेल हो गया। ये पूरा 2 है तो यहाँ पे सेकंड सेल हो गया। ये पूरा 3 है तो थर्ड सेल हो गया। ये पूरा 4 है तो फोर्थ सेल हो गया। यहाँ पे देखिए ये k इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2। L इज इक्वल टू कितना है, बोलो 8। M इज इक्वल टू कितना है, देख लो काउंटिंग करके 18। एंड N इज इक्वल टू कितना है, 1। तो जो आउटर मोस्ट सेल रहता है इसी को तो कहते हैं वैलेंस सेल। सो दिस इज योर वैलेंस सेल। अब स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है वैसे बनाइए। न्यूक्लियस बनाइए पहले, न्यूक्लियस के बाहर 4 सर्कल दीजिए, 4 सर्कल में जिसके जहां पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमने वैलेंस सेल इसको बोला, ये अपना वैलेंस सेल है तो इसके अंदर जो होगा वो अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो बहुत आसान है वैलेंस सेल एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताना। अब आप एक कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में समझिए, है ना। तो कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं कोर इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिख देता हूं बेटा कि कोर इलेक्ट्रॉन आखिर कहते किसको हैं, ठीक है। तो कोर इलेक्ट्रॉन में लिखिए द रिमाइंडर ठीक है ऑफ द एटम द रिमाइंडर ऑफ द एटम दैट इज
the nucleus and other electrons, the nucleus and other electrons is called, है ना, the remainder of the atom, that is the nucleus, है ना, the nucleus and other electron is called as core of the atom. Other element is called core of the atom. Core of the atom. न्यूक्लियस एंड अदर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोर ऑफ द एटम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं ना बेटा, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए बस, है ना। और इसका सिंपल सा डेफिनेशन है एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेस्ट ऑल आर, एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन रेस्ट ऑल आर व्हाट, कोर इलेक्ट्रॉन्स, कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि कैसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो बच जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी इनर सेल्स में, वो कोर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल उस पे भी कर लेते हैं ताकि हमारा क्लैरिटी आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई भी हम एटॉमिक नंबर आपको दे देते हैं। सपोज करिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं, दैट इज कोई भी एक ले लेता हूं मैं, कोई भी आप एग्जाम्पल चाहें तो आप बोलिए। मैं तो ले लेता हूं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जो भी आ रहा है मन में, सिलिकॉन ले लेता हूं। चलो यहाँ पे 14 ले लेता हूं। ओके, तो अब मुझे कोर इलेक्ट्रॉन भी बताना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम 1s2, 2s2, 2p व्हाट, 2p कितना बेटा, 2p 4। तो आप बोलोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सेल वाइज अरेंज कर लीजिए। सॉरी, यहाँ पे 2s2, 2p6 हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2p6 एंड 3s2, 3p4 होगा, 3p2 हो जाएगा। देखो काउंटिंग कर लो ना, मुझे काउंटिंग करना आता है। 2 4 और 6 10, 2 12 और 2 14, तो 14 हो गए ना। तो 14 हो गए तो यहाँ पे देख लो कि 14 हो गए, तो यहाँ पे लिख लो फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो बड़े इजी तरीके से आप भी बता पाओगे, है ना, मेरी तरह से। यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू कितना है बेटा, 2, l इज इक्वल टू कितना है बोलो, 8, एंड m इज इक्वल टू कितना है बोलो, 4। तो ये पूरा का पूरा वैलेंस सेल हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज योर वैलेंस सेल। ठीक है, वैलेंस सेल, और वी कैन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यहां पे इन जनरल आप इसे क्या कह सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। पूरा का पूरा इनर और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और ये वाला मिलाकर के पूरा ये कोर इलेक्ट्रॉन है। तो आई थिंक आप सभी को ये जरूर क्लियर हो गया कि क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं ये मतलब कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये था अपना, आपको डिटेल में मैंने बताया है कि वैलेंस सेल क्या होता है। तो आप अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो वैलेंस सेल का बहुत सारे फायदे हैं बेटा, इसको जरूर दिमाग में रखना, क्योंकि वैलेंस सेल बताना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा जगह बचा है तो एक और एलिमेंट ले ही लिया जाए तो आप अपने आप को समझ में आ जाएगा। चलिए 27 ले लेता हूं। सो 27 का आपको कोर इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2 एंड देन 3d व्हाट 7। मैं सेल वाइज अरेंज करूंगा क्योंकि ये सेल वाइज अरेंज्ड नहीं है। यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर 4 आ जा रहा है, फिर 3 आ जा रहा है। ये अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल है, सही तो है, बट ये अकॉर्डिंग टू सेल वाइज नहीं है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6 एंड देन क्या करूंगा बेटा बोलो एवरीवन, 3d7 एंड देन यहाँ पे 4s2। यहाँ पे क्या करूंगा, ये 1 2 3 एंड देन 4। तो बड़े इजी तरीके से आप भी बता पाएंगे कि के सेल में कितना है बोलो 2, एल सेल में 8, एम सेल में कितना 8, 8 7 15। ठीक है, और यहाँ पे एन सेल में 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा, यहाँ पे देख लो, ये हो गया अपना वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एज वैलेंस सेल and the electron which are present in that cell is called as valence electron. So we have valence electron 2 and the core electron is total कितना हो जाएगा देख लो, 10 plus 15 25. So 25 core electron है यहाँ पे। तो I think
आपको आइडेंटिफाई करना बेहद आसान हो गया है कि किसे कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं और किसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट। सो इसे जरूर दिमाग में रखिए, न जाने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कहां कहां काम आएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी को यूज करके अभी हम वैलेंसी एंड वेरिएबल वैलेंसी पढ़ेंगे बेटा, तो ये आपको आना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसी में नोट करिए इसमें। थैंक यू।